अभी आप विपिन जी तैयार रहिए, 7 ही दिन की बात है। और आपको राजनीति, जो आज की जिसे राजनीति कहते हैं, उसका न्यूनतम स्तर, निकृष्टतम स्तर देखने को मिलेगा। एनडीए गठबंधन को 0 सीटें हैं और 14 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को हैं, 6 सीटें अदर्स को हैं और इंडिपेंडेंट 0। यहाँ पर तो आपने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। सहारनपुर में इमरान मसूद को आप जीत, अरे ये क्यों खाम का कहलवाते हो? मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन वो जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, अब केवल 1 चरण का मतदान शेष है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता इस चुनाव को लेकर बढ़ती जा रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार सरकार किसकी बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है या फिर इस बार मिलीजुली सरकार बनेगी। आज चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चौधरी शेषराज पंवार जी मौजूद हैं, जो इंजीनियर हैं और बड़ी बारीक नज़र राजनीति पर भी रखते हैं। चौधरी शेषराज पंवार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका, आपके देखने वालों का। अभी आपने ये जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट को देख रहा था, आप जरा इसे नज़दीक से दिखाइए। इस चार्ट में आपने जो अपना आकलन पेश किया है, इसमें आपने 215 सीटें एनडीए गठबंधन की दिखाई हैं, 250 सीटें इंडिया गठबंधन की दिखाई हैं, 62 सीटें आपने अदर्स की दिखाई हैं और 16 सीटें आपने इंडिपेंडेंट दिखाई हैं। तो ये आकलन मतलब क्या बोल रहा है, किस तरीके से आपने ये अंदाजा लगाया? हाँ, पहले तो आपको ये बताना है मुझे कि ये आकलन किया किस तरह से है। इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें 2 तरह के वो हैं। एक 2019 का मत प्रतिशत है और सीटें हैं, किस पार्टी की किस प्रदेश में कितनी सीटें थी और क्या मत प्रतिशत था। और 2019 के बाद इस बार के मतदान में उसमें क्या अंतर आया है, तो उसको एक आकलन किया है। अब सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी ये तो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे इसमें ये बताना है कि मैंने जो उसमें जो लिए हैं, जो मानक जो लिए हैं, उसमें मैंने 2-3 अपनी तरफ से जो इसमें मानक बनाए हैं। एक तो मैंने ये बनाया है कि 2019 में जितना मतदान था उसमें गिरावट आई, और वो किसकी गिरावट आई, क्यों वो मतदाता निकल कर नहीं आया, वोट नहीं दी, वो किसके खिलाफ गया, एक बात। दूसरे, एक 2019 से 2024 में 5 साल हो गए, कम से कम 8-9% जो है मतदाता बढ़ने चाहिए थे, जो कि बढ़े नहीं है। क्योंकि उसका कारण ये है कि कुछ जो मतदाता बन सकते थे उन्होंने अपनी वोट ही नहीं बनाई है, दूसरा कारण वो है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जिसको आम पत्रकार या कोई भी मीडिया चैनल जिक्र करना नहीं चाहता जानबूझ करके, वो है अनुसूचित जाति का मत। अनुसूचित जाति का जो शिक्षित वर्ग है, विशेष रूप से जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है या सामाजिक रूप से सक्रिय है या पढ़ा लिखा है, उसने ये जो नारा दिया 400 पार भाजपा ने, उससे वो सहम गया, डर गया। उसको ये लगा कि साहब ये तो संविधान संशोधन के लिए 400 पार मांग रहे हैं कि लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें जोड़ करके और जो 2/3 बहुमत है वो किसी तरह से बन जाए, क्योंकि राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। अगर 400 सीटें पार हो जाती हैं तो क्या वास्तव में संविधान में संशोधन संभव है? मतलब इस तरीके के समीकरण भाजपा के पास होंगे? ये कोई, इसको तो इतिहास देखना पड़ेगा ना। ये जब से भारत का संविधान लागू हुआ 1950 से, संघ ने इसको स्वीकृत नहीं किया, माना नहीं, वो इसका विरोध में भी किया और अनशन भी बोला, ये लाचारी है पार्टी की, अलग बात है। लेकिन उसके बाद जब सत्ता जब मिली, वाजपेयी सरकार को सत्ता मिली, तो संविधान समीक्षा समिति बनाई। संविधान समीक्षा समिति ने जो संस्तुतियां दी हैं उसमें मुख्यतः आरक्षण का विरोध है, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये पृष्ठभूमि है इसकी। और इसके अलावा इन्होंने कहा है बार बार
भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धार्मिक मुद्दा ले गए हैं, इनके सांसदों ने कहा है, इनके पार्टी के बहुत सारे सांसदों ने कहा है, एक ने नहीं कहा, तो वो प्रकट हो जाता है कि साहब इनका जो मकसद है, मोटिव, जो उद्देश्य है वो 400 का, वो क्या है। तो ये 400 पार का जो नारा है, इसने विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति को, दोनों को चिंतित कर दिया। और वो उनका मतदान जो पिछली बार 2019 में भाजपा को गया था, वो 5-6% वोट जो है उधर से खिसक करके अपने विरोधियों तक के पास चला गया। अनुसूचित जाति के लोग जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते, क्योंकि वो कांड जो हो रखा है, गेस्ट हाउस कांड जो है, वो याद है लोगों के अभी भी। लेकिन उससे ज्यादा चिंता इस बात की होगी कि अगर संविधान में संशोधन हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा अगली बार चुनाव के लिए। मतलब ये बात सत्य है कि जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद को एससी वोट मिल गया, कैराना सीट पर इकरा हसन को एससी वोट मिल गया, तो आप मानते हैं कि वास्तव में जो विरोधी पार्टियां रही हैं एससी समाज की, जिन्हें वो वोट देना पसंद नहीं करता था, तो संविधान के खतरे को भांपकर उन्होंने उन विरोधी पार्टियों को वोट दे दिया, इकरा हसन और इमरान मसूद को वोट दे दिया। ये एक विस्फोटक बात है। और 19 अप्रैल को जब सुबह सुबह मुझे यहाँ पता लगा कि साहब हम मेरे गांव के अनुसूचित जाति के वोट कांग्रेस को गए हैं, तो मैं थोड़ा विस्मय हुआ, मुझे अचंभा हुआ। मैं ये मानता था कि भाई राशन मिल रहा है, ये सब चीजें हैं, घर बन रहे हैं, और ये वोट जो है निश्चित रूप से भाजपा को ही जाएगा। और मेरी इसकी पुष्टि हरिद्वार से हुई। लक्सर से मुझे सूचना ये आई कि जो जगजीवन राम के समय में अनुसूचित जाति का वोट कांग्रेस को जाता था, उसी तरह से हरिद्वार लोकसभा पे अनुसूचित जाति का वोट टूट करके जो है कांग्रेस पे गया। तो ये दोनों विषमकारी सूचनाएं थी, क्योंकि मैं तो कनेक्टेड हूँ पूरे देश के अनुसूचित जाति के जो शिक्षित समाज है उनसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ, उनकी सूचनाएं मेरे पास आती है, और ये प्रभाव मुझे देशव्यापी दिखाई दिया। और इसका अभी बोल नहीं रहे हैं पत्रकार, अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि साहब ये भी कोई प्रभाव है। राजीव गांधी, कांग्रेस ने भांप लिया, राजीव गांधी संविधान को लेकर के आ गए, वो अगले दिन से ही अखिलेश भी संविधान को लेकर के आ गए, राहुल गांधी हाँ सॉरी। तो वो बार बार इसको संविधान को दिखाने के, आज तक उनका वही है कि भाई जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ये एहसास कराना कि 400 पार का नारा क्यों है। और मैंने लिख भी दिया था इसको, मैंने यही लिखा था, आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने तो यही कहा कि 400 पार हार हो सकती है भाजपा की, भाजपा की हार जो है वो 400 पे जा सकती है और कुल 153 ही बचेंगे, ये हो सकता है इसको, क्योंकि अभी तो मतपेटियों बंद है और किसी को आंकलन हो नहीं सकता कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कितना वोट इधर को किसका है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसमें 5% भी इधर हो गया तो ये निश्चित रूप से मानिए कि परिणाम जो है वो इमरजेंसी वाले दिखाई देंगे। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे, लोगों को लगता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और 2019 में आपने दर्शाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 49.60% वोट मिला था, 65 सीटें मिली थी। इस बार आपने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे लोकसभा चुनाव में 41.3% वोट मिलेगा और उत्तर प्रदेश में कुल 42 सीटें मिलेंगी, जबकि राजीव रंजन जैसे जो बड़े पत्रकार हैं वो अब की बार भी 62 से 65 सीटें आंक रहे हैं। देखिए, ये पत्रकारिता की यही विडंबना है कि पत्रकारिता तो नहीं रह गई और इस चुनाव के बाद में जो रिजल्ट आएंगे, दो ही चीज दफन होंगी। एक तो पत्रकारिता का जो पेड, जिसको कहते हैं न्यूज वाला, पेड न्यूज वाला, भारत के संविधान में भी प्रावधान है कि पेड न्यूज नहीं हो सकती, लेकिन पेड ही न्यूज हो रही है। एक तो ये मुझे मतलब आप चूंकि पत्रकारिता में है, मुझे कहते हुए थोड़ी झिझक भी होती है कि एक पत्रकारिता का ये पेड सिस्टम जो है ये दफन होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता हिंदू धर्म वाला, जो है कि जो धर्म के आधार पर जो चुनाव है, जो प्रयास है, ये भी इस बार फाइनली इसको जो है इसका दफन ही होना है। इसको जो है अगला चुनाव जो भी होगा वो धार्मिक आधार पर नहीं होगा कि धार्मिक भावनाएं भड़काइए, धार्मिक जो है उन्माद पैदा करिए। और आप देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आप मेरे पास आए थे, मैंने तब भी कहा था, अभी आप देख लो प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले तो झारखंड में पिटे, उसके बाद हिमाचल में पिटे,
उसके बाद दिल्ली में पिटे, उसके बाद जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे पिटे, उसके बाद जो है सीजीआई ने इनको नाप दिया। तो ये प्राण प्रतिष्ठा के प्रभाव, अगर भगवान का प्रभाव होता तो ये सब क्यों होते? आपने उत्तर प्रदेश में बताया है कि इंडिया गठबंधन को इस बार 35 सीटें मिलेंगी और 41.05% वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आपने अदर्स की 2 सीटें दिखाई हैं और इंडिपेंडेंट 1 सीट दिखाई है। तो टोटल जो इंडिपेंडेंट सीटें हैं वो आपने 16 दिखाई हैं सभी राज्यों में, और जो अदर्स हैं वो आपने 62 दिखाई हैं। तो जिस हिसाब से 215 सीटें आपने एनडीए गठबंधन की दिखाई हैं, तो जोड़ तोड़ के तो ये माहिर हैं 62 वो हैंडल कर लेंगे और 15 वो हैंडल कर लेंगे, बहुमत तो फिर प्राप्त कर लेंगे। अभी आप विपिन जी तैयार रहिए, 7 ही दिन की बात है और आपको राजनीति, जो आज की जिसे राजनीति कहते हैं, उसका न्यूनतम स्तर, निकृष्टतम स्तर देखने को मिलेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिनको आप सोचते हैं कि वो इंडिया के ब्लॉक में है, वो भी एनडीए में दिखाई दे सकते हैं आपको। वो जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। वो जो जिंदगी भर यही कहते रहे कि साहब मोर्चे कुछ भी हो जाए, मतलब हम इनके साथ नहीं आएंगे। अभी आप देखो उड़ीसा में क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने वाला है, तेलंगाना में क्या होने वाला है, आंध्रा में क्या होने वाला है। इवन मैं बिल्कुल साफ कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो 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 कुछ जो उनकी सीटें आएंगी, अगर वो एनडीए में चले जाएं तो आपको कैसा लगेगा? आपको अजीब सा लगेगा। बहुत सारे लोग जो आम आदमी के पार्टी के समर्थक हैं उनको ये बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों से आप देख रहे हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं वो धर्म के और वर्ण के हिसाब से अपनी पार्टी बदल रहे हैं। मतलब उस पार्टी ने जिनके मुंह में दाना डाला, उनको खिलाया पिलाया पाला पोसा, उसको लात मार करके वर्ण के हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप? मतलब आपको लगता है कि 4 जून को जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति पूरी होगी? देखिए भाई, ऐसा है कि कोई भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, भविष्यवाणी नहीं है। हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। मेरा भी अंदाजा ही है, मैंने वोटों की परसेंट को इधर से उधर करके किया है। अगर ममता साथ रही होती, चुनाव लड़ी होती, या मायावती भी साथ रही होती, तो 200% जो है इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट बननी थी, कोई रोक नहीं सकता था उसको। लेकिन मायावती वो संघ के निर्देश पर आज से काम नहीं करती। वो बसपा वालों को बहुत लगेगी, इससे बुरा लगता है उनको, लेकिन वो आज से नहीं करती। उसकी लाचारी है। ताज कॉरिडोर मामले के बाद में भाजपा के खिलाफ एक शब्द जो है मायावती ना बोल सकती ना कर सकती। उसका निर्देश सारा का सारा वहां से होता है। उसको जो है आपने देखा होगा कि दूसरे चौथे चरण के बाद में आकाश आनंद को क्यों हटा दिया, जिसको भतीजे को वो प्रमोट कर रही थी, इसलिए कि वो भाजपा के खिलाफ बोल रहा था। उसको हटा करके अलग कर दिया, कैंडिडेट बदल दिए, क्योंकि कानून बैठे गए वहां से। तो वो तो लाचारी है, खैर उनको तो मैं कुछ कहता ही नहीं। लेकिन मैं तो आम आदमी पार्टी को कहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैचारिक रूप से संघ के ज्यादा नजदीक है और वो एक विकल्प के तौर पे ही उसको विकसित किया गया कि अगर भाजपा का सत्ता हटती है तो किस तरह से आम आदमी पार्टी को आए, तो ये भी जा सकते हैं उधर। तो अभी होने को क्या हो सकता है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई विचारधारा या नैतिकता या कुछ ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो वो तो सब उलट पुलट इधर उधर बहुत कुछ होगा। अब देखिए इसमें यही है कि भाई ये एक छोटा सा एस्टिमेट जो है उसके हिसाब से बना है, जो आंकलन है। अगर इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, उत्तर प्रदेश में मान लो और भी सीट गिर गई भाजपा की, तो फिर तो सरकार नहीं बन पाएगी। कुमार साहब, समय हमारे पास बहुत कम है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं 5 मिनट का आपको समय दूंगा। 5 मिनट में आप जो है ये राज्यवार आप जो है थोड़ा सा इसे चार्ट को पकड़कर जो है हमें समझाइए। हम महाराष्ट्र से शुरू करेंगे। नहीं, ऊपर उत्तर प्रदेश है सबसे उत्तर प्रदेश का तो हमने कर दिया, उत्तर प्रदेश में तो हमने बता दिया। महाराष्ट्र का आप बताइए। एक महाराष्ट्र ही ऐसा प्रांत है जिसकी बिल्कुल फ्लूइड सिचुएशन है। आज कुछ भी नहीं कह सकते। 4 उसमें विभाजन है। उद्धव शिवसेना 2 जगह बटी हुई है, एनसीपी 2 जगह बटी हुई है, भाजपा वाले इकट्ठे हैं। लेकिन उनको भी लाचारी है कि ये सारे के सारे जो ये इन्हीं को लाना था, तो हम 50 साल से राजनीति किस लिए कर रहे हैं कि इधर उधर से ला करके आप हमारे सिर पे बिठा दो। तो महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत जो 1-2% के अंतर से ही आएंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से आपने एनडीए गठबंधन को दी हैं 16 सीटें और 27 सीटें दी है आपने इंडिया गठबंधन को।
और 3 सीट अदर्स की हैं और 2 सीटें हैं इंडिपेंडेंट। तो ये जब जब स्थिरता नहीं होती वोटर्स में, कोई लहर नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं होता, तो वो वोटर जो है इधर उधर उलट पुलट होती है। तो इसमें 2-4% इधर उधर हो सकती है, बाकी तो करीब करीब परिणाम यही आ। वैसे तो 2-4% सारे में ही हो सकती है, पूरे देश में हो सकती है। भाई ये तो कोई वैसा तो है नहीं कि भाई मैंने कोई एग्जिट पोल किया है, मैंने एग्जिट पोल नहीं किया। और ना मैं एक बात और सुनाऊं, मैं इनसे किसी ना योगेंद्र यादव को सुनता हूँ, ना मैं जय वाजपेयी उसको प्रसून वाजपेयी को सुनता हूँ, ना राजदीप सरदेसाई को मानता हूँ, ना मैं किसी को नहीं। मेरा ये अपना ही है। और ये मेरा एक बात और बताऊं मैं आपको, वैसे तो ये नहीं है कि, लेकिन मैंने ये 2004 में भी मेरा यही प्रेडिक्शन था, और ये 1994 में भी मैं उसमें ही होकर के आया था, 2004 में भी होकर आया था। क्योंकि मेरा अपना जो है, मैं स्टेट्स है उसमें वोट की परसेंटेज, जातियों का रुझान, वो सब चीजें देख करके रहता हूँ। अब आप वेस्ट बंगाल पर आ जाइए। वेस्ट बंगाल में आपने एनडीए को दी हैं 21 सीटें और इंडिया गठबंधन को दी हैं 4 सीटें और अदर्स को दी हैं 17 सीटें। देखिए ये 17 सीटें ममता वाली है और ये 4 सीटें जो हैं ये कांग्रेस की और सीपीएम की है। ये इसमें कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ममता साथ रही होती तो ये परिणाम कुछ और होते। तो ममता जो है और ये कांग्रेस मिलकर के भाजपा 10 पा जाती। बिहार में 40 सीटें, लेकिन उनके सलाहकार हैं प्रशांत किशोर ममता के, और वो वहां वर्ण काम करता है, उन्हीं के वर्ण के हैं, दोनों एक दूसरे के वर्ण के हिसाब से काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने नहीं आने दिया ममता को साथ में इंडिया गठबंधन के। तो मतलब इसलिए परिणाम आने के बाद एनडीए की तरफ ही ममता का रुझान होगा। हाँ, पहले भी रही है, वाजपेयी सरकार में मंत्री रही है, रेलवे मंत्री रही है, रेलवे ही मांगा था, वो मिल जाएगा, अब भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रधानमंत्री की पद मांग सकती है। बिहार में 40 सीटें हैं जी। आपने एनडीए गठबंधन को दी हैं 16 सीटें और इंडिया गठबंधन को दी हैं 18 सीटें, अदर्स को दी हैं 3 सीटें और इंडिपेंडेंट को भी 3 सीटें दी हैं। देखिए आगे आप मतलब बिहार की स्थिति को देखें, आपने कहीं आज तक जो है पूरे आप न्यूज चैनल रोज देखते होंगे, नीतीश कुमार की कोई बात सुनी है आपने जब से भाजपा में गए? इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। ये ठीक है कि कुर्मियों का वोट मिल करके भाजपा को कुछ मतलब सीटें आ जाएंगी, ये बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ना। अब क्या है, व्हाट इज ही? अभी आप देखो ना अब स्थिति क्या है। तमिलनाडु पर हम आते हैं, यहाँ पर 39 सीटें हैं। आपने एनडीए गठबंधन को 5 सीटें दी हैं और इंडिया गठबंधन को आपने 32 सीटें दी हैं। 32 नहीं, ये 34, अदर्स 1 और इंडिपेंडेंट 1। इसमें भाजपा का जीरो भी आ सकता है। कारण ये कि तमिलनाडु तो आज से थोड़ा ही है, वो पेरियार के समय से ही वो फॉरवर्ड स्टेट है। चलिए, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें होंगी। 29 सीटें यहाँ पर हैं और आपने 12 सीटें मध्य प्रदेश में, 12 सीटें एनडीए को और 13 सीटें इंडिया ये गठबंधन को और 4 सीटें अदर्स को। ये मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां पे बड़ियों की सरकार है। मतलब जो मध्य प्रदेश जो है वो वाणिज्य वालों से, वणिक वर्ग से संचालित होता है। वहां पर उनके सारे जो है उद्योग, सारी जो है वो स्कूल, सारे मतलब कारखाने, सारे वो दुकानें, सबका सब जो है वो व्यापारी वर्ग से संचालित होता है। तो मध्य प्रदेश में और अभी भी चूंकि वो मैंने सिर्फ ये जो प्लस किया है, ये अनुसूचित जनजाति की बहुत सारी क्षेत्र है वहाँ, उनको कंसीडर करके किया है कि हो सकता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इकट्ठे होकर के वो इंडिया ब्लॉक की तरफ आ गई हो। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, आपने 9 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं और 17 सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं, जबकि 2 सीटें आपने इंडिपेंडेंट दी हैं। देखिए इसमें लोकसभा पिछला तो पूरा का पूरा जो है भाजपा का ही था, लेकिन उसके बाद वहां पे बहुत पानी बह गया है, सरकार बदल गई है, सरकार भी वोटरों ने ही बदली है, वोटरों ने ही वोट दिया है। अभी इन्होंने एक गठबंधन किया था, वो उसके साथ जो है कि साहब ये हमारे कुछ वोट आ जाएंगे, लेकिन वो उसके ऊपर पानी घुमा दिया उसने। परवन्ना क्या है वो परवन्ना है, उसके पिताजी ने जो कांड है वो खुला है, वो बहुत बुरी तरह से उसका नुकसान होगा। गुजरात में 26 सीटें हैं, यहाँ पर आपने एनडीए की स्थिति बड़ी मजबूत बताई है। 22 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, जबकि अदर्स और इंडिपेंडेंट्स 0।
देखिए गुजरात जो है वो क्या, वैसे तो गुजरों के नाम पे ही गुजरात है, लेकिन गुजरात जो है पूरे दुनिया के व्यवसाय पे भारत का कब्जा करता है। सारी दुनिया में गुजराती हैं और उनको सिर्फ एक ही मकसद है, अर्थ। बाकी उन्हें और कोई मतलब नहीं है। आप जितने वहाँ के जुडिशरी के जो वो आते हैं, जो जजमेंट आते हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में आके बदलते हैं, क्योंकि वहां तो जुडिशरी भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ अर्थ है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में 25 सीटें हैं और आपने एनडीए गठबंधन को दी हैं 10 सीटें। 13 सीटें आपने इंडिया गठबंधन को दी हैं और 2 सीटें आपने इंडिपेंडेंट को दी हैं। इसमें भी कंसिडरेशन वही है कि गहलोत जी अपने टाइम में जब तक उनकी चलती रही, उन्होंने किसी और की नहीं चलने दी। वहाँ पे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की पार्टियां हैं वो समझौता करना चाह रही थी। अभी भी गहलोत जी ने पूरा जोर लगाया कि किसी भी तरह से इनसे समझौता ना हो, लेकिन वो कहीं कहीं के समझौता हो गया है। उसका अनुसूचित जाति की बहुत सारी वहाँ पे जनजाति की सीटें हैं और अनुसूचित जाति का वोट भी उधर को जाएगा, इसलिए इसको यही कंसिडरेशन में रखा गया। आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं और आपने 9 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं, 7 सीटें इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें यहाँ पर आपने अदर्स को दी हैं, जबकि 0 इंडिपेंडेंट। देखिए वहाँ पे कांग्रेस का सबसे जो गढ़ था रेड्डी साहब, और उनके भाई साहब उनके बेटे आ गए हैं, वो और बेटी जो है वो कांग्रेस के साथ में है। तो परिवार जो सत्ता पे रहा उसमें खुद में बंटवारा है, फिर तेलुगु देशम के साथ भी है, मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो अभी कोई सिचुएशन 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, वो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इस पर। चलिए अब कुछ राज्यों का मैं स्वयं ही बता देता हूँ। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, यहाँ पर 8 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 8 सीटें अदर्स को। इंडिपेंडेंट यहाँ पर कोई नहीं। देखिए केरला में 20 सीटें हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उड़ीसा में पहली बार जो है, उड़ीसा में अब तक जितनी भी वो मतलब चुनाव होते थे वो कांग्रेस, वो भाजपा और पटनायक दोनों की पार्टी इकट्ठे मिलकर का समझौता कर लेती कि प्रदेश हमें दे दो और केंद्र तुम दे दो। पहली बार वो अलग लड़ रहे हैं। तो वहां पे भी वो महाराष्ट्र वाली जो सिचुएशन है वही करीब करीब यहाँ भी रहे। केरला में 20 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन को 0 सीटें हैं और 14 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को हैं, 6 सीटें अदर्स को हैं और इंडिपेंडेंट 0। यहाँ पर तो आपने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए आपने मतलब भाजपा ने वहां पे सबसे पहले किसे टेस्ट किया, जिसको मेट्रो मैन कहा जाता है, जो जनक श्रीधरन को जो कहते हैं कि साहब उसने भारत में मेट्रो रेल का उसने उसे गिरनेस किया, वो क्वालिफाइड आदमी आपने विधानसभा में उतारा और वो हरवा दिया। तो केरला में तो खाता खोलने की ना सोचे भाजपा किसी भी तरह से। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन को 60 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें हैं और अदर्स को 0 है, इंडिपेंडेंट को 1 सीट है। तेलंगाना में भी वही है। देखिए हीरो वर्शिप साउथ में ज्यादा थी पहले। हमारे एनटी रामाराव वो बहुत बड़े हीरो रहे हैं, उनकी पार्टियां भी बनी है, उनमें आपस में जूत पत्रम भी हुई है, बहुत कुछ पानी इधर से उधर गुजर गया है। अभी इधर जो महाराष्ट्र का सिनेरियो है वही करीब करीब यहाँ आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। झारखंड में 14 सीटें हैं, यहाँ पर 8 सीटें एनडीए गठबंधन को दी गई हैं, 4 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दी गई हैं और 2 सीटें इंडिपेंडेंट को दी गई। इसमें भी कारण यही है कि जो सोरेन का परिवार है उनमें आपस में थोड़ा सा नाइतफाकी है। हालांकि अभी भी वो ये इसमें और मतलब 1-8 सीट का ही अंतर आ सकता है इससे ज्यादा। आसाम में 14 सीटें हैं, 8 सीटें एनडीए गठबंधन को दी गई हैं, 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट इंडिपेंडेंट को दी गई है। इसलिए कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम से ही वोटिंग होनी है और कुछ नहीं होना है। ये सबसे वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश यहाँ पर अभी बचे हुए हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। तो पंजाब की बात कर लेते हैं। 13 सीटें हैं, आपने भाजपा को दी हैं 2 सीटें, 8 सीटें यहाँ पर आपने इंडिया गठबंधन को दी हैं, 2 सीटें आपने अदर्स को दी हैं और 1 सीट इंडिपेंडेंट को दी है। पंजाब में ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी वैसे तो अलग लड़ रही है कांग्रेस से वहाँ, लेकिन पंजाब का जो आदमी बहुत जागरूक है। गुरदासपुर अमृतसर जरूर जो है वो भाजपा को जा सकती है, क्योंकि बड़े शहर हैं और इसमें जो है मतलब बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं। तो बाकी तो इस तरह का ही कुछ आएगा रिजल्ट यहाँ से। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, आपने 5 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं, 6 सीटें आपने इंडिया गठबंधन को दी हैं
और अदर्स और इंडिपेंडेंट यहाँ पर 0 रहेगा। देखिए यहाँ की भी बहुत सारी सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति की बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रखा है मैंने। हरियाणा पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में है। यहाँ पर 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से आपने 2 सीटें केवल भाजपा को दी हैं, 8 सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं और अदर्स और इंडिपेंडेंट 0 बिल्कुल। 2019 में भाजपा के वोट जो हैं 2014 के मुकाबले में 20% ज्यादा आए थे। 2014 से 20% बढ़ के 2019 में आए थे और सिर्फ वो बालाकोट और पुलवामा की वजह से थे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, आपने 3 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं। जम्मू और कश्मीर लद्दाख 6 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा 0, 5 इंडिया गठबंधन और 1 अदर्स। भाई भाजपा लड़ी नहीं रही वहाँ, जीरो की बजाय कुछ और दिखा देते क्या? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, आपने 3 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है वो कांग्रेस को जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, आपने 2 सीटें एनडीए गठबंधन को और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। इसलिए कि जो वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है वो ही खुद भाजपा की तरफ भागने को तैयार थी सारी की सारी। वो तो जो है वो 6 को वो कर दिया, 6 की सदस्यता खत्म कर दी शिव कुमार ने, इसलिए बच गई, नहीं तो ये सारे के सारे भाजपा की 6 की 4 की 4 ही जाती। त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम 11 सीटें हैं, आपने 3 सीटें एनडीए गठबंधन को दी हैं और 5 इंडिया गठबंधन को और 3 अदर्स को दी हैं। इसमें क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा प्रभावी रहेंगी सारों ये कुल मिलाकर के, जैसे यही यूनियन टेरिटरी में रहने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का आप लगभग कितने % वोट कम मान रहे हैं? कितने % वोट कम होगा? कम से कम 7% पूरे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो 36% पे थे, 35% के करीब थे, तो 28-29 पे आएंगे इस बार। और इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो बहुत नीचे था भाई, कांग्रेस के जो है मतलब 22 करोड़ वोट मिली थी भाजपा को और 13 करोड़ मिली थी कांग्रेस को, तो भाजपा की 4 करोड़ वोट कम हो जाएंगी और 3 करोड़ वोट जो है कांग्रेस की बढ़ जाएंगी, वो 15-16 के आसपास पहुंच जाएंगे, ये 18-19 पे आ जाएगी। यही होगा, अगली बार जो है कांग्रेस सफल आएगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में आपने जो 35 सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं, तो क्या उनमें आपकी सहारनपुर लोकसभा सीट और कैराना लोकसभा सीट भी है? जी, मुजफ्फरनगर भी है। मुजफ्फरनगर भी है, तीनों है, और मेरठ भी है। मेरठ भी है जी। मेरठ में श्री राम अरुण गोविल हार रहे हैं। बिल्कुल, वर्मा सुनीता वर्मा जीतेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी वोट है और वो सारी की सारी जो है वो जाति की तरफ गई है। कैराना पर इकरा हसन जीतेंगी लगता है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था पिछली बार भाजपा का, तो वो मार्जिन में कमी जो है, कुछ वोट कम करने लोग आए और अनुसूचित जाति की वोट यहाँ पे भी जो है उस तरफ गई है। सहारनपुर में इमरान मसूद को आप जीत, अरे ये क्यों खाम का कहलवाते हो, मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन वो जीतेगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मेरी पसंद का नहीं है, जो इधर उधर कूद फांद करता हो, कभी इधर कभी उधर, क्या कहना है उसको, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतेगा। लाचारी है तो जनता जीतेगी ना, वो खुद थोड़ा ही जीत रहा। चलिए, तो ये यहाँ पर हमारा केवल आकलन है और ये चार्ट आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें 2019 की भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, बसपा की, सपा की और जो आज के समय में इंडिया गठबंधन है, उन सभी की सीटें हैं। और 2024 में भी जो संभावना है, ये केवल संभावना है। आप ये मत समझ लेना कि हम लोगों ने इस पर मोहर लगा दी है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये केवल संभावना है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो और इस पर आपको भी कोई अपनी राय व्यक्त करनी हो तो कमेंट जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।